अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं शेखुपुरा में अलखिदमत की जानिब से आगोश होम्स, जो कि यतीम बच्चों के लिए इदारा बनाया गया है, वहां पर मैं मौजूद हूं। शेख मोहम्मद अफजल मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो शख्सियत हैं, ये वो चमकता सितारा हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी पूंजी 17 एकड़ पे मौजूद, जिसमें से 6 एकड़ पे इस वक्त आगोश होम्स जो हैं, शेखुपुरा ब्रांच जो है वो बनी हुई है और इन्होंने इन यतीम बच्चों के नाम कर दिए। ये छोटी बात नहीं है, इतनी बड़ी ज़मीन को किसी और को दे देना, उन बच्चों को जिनको आप जानते भी नहीं हैं। ख़ुद इस वक्त वो 90 साल के हो चुके हैं, याददाश्त उनकी बहुत कम हो चुकी है। बात करते हैं उनसे कि उनको क्या चीज़ें याद हैं और ये वो अजीम शख्सियत कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है। अच्छा, आगोश होम्स में हैं, आपको बच्चे किस नाम से पुकारते हैं? मेरा दादाबू कहते हैं शायद। दादाबू कहते हैं। कैसा लगता है आपको कि जब ये सारे बच्चे आपको दादाबू के नाम से पुकारते हैं? बाजी वो मैं बुढ़ापे के हिसाब से इस पे मैं दादा ही बनूंगा ना। एज फैक्टर जो है ना वो तो दादे का ही होता है। मैं अब इस उम्र में हूँ ना, इस उम्र में वो मेरा की औलाद नहीं है, लेकिन लोग मुझे फिर वो दादे वाला एक एज फैक्टर तो है ना, उसके हिसाब से याद करते हैं बस। अच्छा, बच्चे आपको तंग भी करते हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं। कौन सा बच्चा आपको सबसे प्यारा है? सब बच्चे मेरे प्यारे हैं, मेरे लिए तो एक ही हैं, सब मेरे प्यारे हैं। अच्छा, कहाँ से दिल में ख्याल आया था कि आगोश को बच्चों के लिए ये ज़मीन दे दें? बस अल्लाह के हुक्म तरह से होता है सब कुछ, जो अल्लाह ही जेन में डालता है। मैं अपने आप को इस काबिल समझता नहीं था कि मैं इसको कंट्रोल कर सकूं, तो बेहतर था कि फिर अल्लाह की राह में दे दूं। संभाल तो लेगा ना, मैं तो संभाल ही नहीं सकता था। मैं उसको करना ही था, फिर अकेला ही था। अकेला तो कहते हैं ना कि कोई भी ना हो, तो मैं अकेला था, मैं संभाल ही नहीं सकता, तो मैंने अपने गले से बोझ उतार दिया। बहुत बड़ी नेकी है, छोटी नेकी नहीं है। बस ये अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह की जो मंजूर था। नाज़रीन, आपने देखा कि ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी जमा पूंजी, उनका कहना है कि मैं संभाल नहीं सकता था, तो मैंने कहा कि मैं इसका बोझ उतार के फेंक दूँ। ये तो उन्होंने एक ऐसे ही बात कह दी, लेकिन अपनी बच्चों के बजाय किसी और को ये चीज़ दे देना। और इनकी 2 बेटियां भी हैं, लेकिन इन्होंने ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर इस स्कूल में इस वक्त 91 के करीब जो हैं वो मेल बच्चे हैं, और ये बच्चे जो हैं इनको बेहतरीन तरीके से सारा कुछ फराहम किया जाता है। अगर आप यहाँ पर विज़िट करें और आप देखें तो बच्चों के सोने का इंतज़ाम बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा है। खाना पकाने का जो इंतज़ाम है, किचन है, किचन इतना ज़बरदस्त बनाया गया है कि वहाँ पर साफ़ सुथरे तरीके से कुक हैं, जो कि बड़े बड़े देगचों में जो हैं वो चावल बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और बच्चों को लजीज खाना, हाइजेनिक फूड, साफ़ सुथरा खाना जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत अच्छा इनके लिए लॉन बना हुआ है, ग्रीनरी है, वहाँ पे बहुत सरसब्ज हरियाली है। साथ ही साथ उनका जो डाइनिंग रूम है वो इतना अच्छा बना हुआ है कि आप उनमें मतलब आपका दिल करे कि आप वहाँ बैठकर खाना खाएं। ग्रॉसरी के लिए बाकायदा एक स्टोर बनाया गया है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर चीज़ जो है वो कमोबेश बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के लिए खेलों का भी इंतज़ाम है, उनके लिए कुरान का भी इंतज़ाम है, उनकी बाकायदा हदीस की क्लास भी होती है। मज़ीद तफसीलात जो है वो इनके स्टाफ से बात करके जानते हैं कि किस तरह से इस पूरे इदारे को वो चला रहे हैं। नसीम अब्बास साहब एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ के मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कितने सालों से हैं और यहाँ पर किस तरीके से इसको संभाल रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कितनी देर हो गई आप? जी, मुझे 5 साल यहाँ पे। बच्चों की तादाद हमें बताएं कि यहाँ पर फीमेल बच्चों की और मेल बच्चों की तादाद कितनी है? इस वक्त हमारे पास जो बच्चों की तादाद है मेल बच्चों की वो 91 है, और कैपेसिटी हमारे पास इस वक्त जो है ना वो 200 बच्चों की है। 200-250 बच्चियों का अभी अदारा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, और इंशाल्लाह इसी महीने में जो है ना वो बच्चियाँ भी वहाँ पे आ जाएंगी। और ये बच्चों का जो क्राइटेरिया हम यहाँ पे रखते हैं वो जो एडमिशन के वक्त उनकी उम्रें जो है ना वो 6 साल से लेके 8 साल के दरमियान होनी चाहिए, और उसके बाद उनकी एजुकेशन 18 साल तक की उम्र तक की सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। आप लोग लेते हैं? जी, हम लेते हैं, और उसमें 18 साल की उम्र हो जाए या वो इंटरमीडिएट कर जाएं, उसके बाद उनकी हम रिहाइश यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उनके लिए हम आगे जो मज़ीद उन्होंने अगर तालीम हासिल करनी है तो उनके लिए हम स्कॉलरशिप ऑफ़र कर देते हैं
जो उनकी थ्रू आउट जब तक वो प्रोफेशनल लाइफ में नहीं चले जाते उस वक्त हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट हम जारी रखेंगे। हाँ, उनकी रेजिडेंशियल जो है वो 18 इयर्स की उम्र तक ख़त्म हो जाएगी। और इसमें इस वक्त जो मौजूदा है, हम बच्चों की तालीम और तरबियत, उनके लिबास, उनकी खुराक, उनकी सेहत, इन तमाम मामलात को देख रहे हैं। बच्चों का सालाना मेडिकल चेकअप होता है, उसमें हम बाकायदा एक मेडिकल टीम आती है जो बच्चों की पूरी नशो नमा का जायज़ा लेती है कि मतलब साइकोलॉजिकली इनको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? साइकोलॉजिकल, मेडिकली भी। मेडिकल हमारा होती है असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट हम तकरीबन हर 3 माह बाद करते हैं कि कहीं बच्चों में कोई एग्रेशन लेवल या उनकी सेल्फ एस्टीम लो तो नहीं हो रही। बहुत सारे मामला हैं क्योंकि ये थोड़े से बाकी बच्चों से हट के होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं। हम स्पेशल उनको रियलाइज़ नहीं करवाते, लेकिन हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि इनका एग्रेशन लेवल थोड़ा बाकी बच्चों से ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है इन्होंने महरूमियों का शिकार हुए होते हैं बच्चे। डाउन भी होते हैं कभी कभी? डाउन भी हो जाते हैं, डेफिनेटली डाउन भी हो जाते हैं। हमें उनको चीयर अप करना पड़ता है। सिंगली बच्चों को हम मतलब चीयर अप करते हैं, मैं अपने पास बिठा लेता हूँ और उससे गपशप करता हूँ ताकि वो बच्चा जो डाउन हो गया वो चेयर अप हो, उससे उसकी बातें करनी, उससे पूछना। तो ये इस तरह हम बच्चे को थोड़ा चेयर अप करते हैं। तो माशाल्लाह अभी अगर आप बच्चों से भी मिलेंगे तो आपको इसका आइडिया होगा कि बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया हुआ है, जो कि मतलब इन्हीं वजूहात की वजह से, जो हम उनकी ट्रेनिंग और ये सारे काम करते हैं उसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी बिल्डअप हो रही है। और ये उनके फ्यूचर के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए और अल्टीमेटली हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। अच्छा, ये बच्चे जो हैं ये कितने दिनों के बाद अपने घरों में जाते हैं मिलने के लिए? नॉर्मली तो हम 1 माह बाद बच्चों को घरों में भेज देते थे, लेकिन कोविड की वजह से स्पेशली जो है ना अब एहतियातन हम उनको तकरीबन 3 माह बाद जो है ना बच्चों को भेजते हैं। वैसे अगर उनकी मदर्स उनसे मिलना चाहें तो वो वीकेंड पे, संडे के दिन वो आके हमारे एक स्पेशल जगह पे उनको हम बाकायदा असेस करते हैं, क्योंकि इशू ना हो। टेम्परेचर वगैरह चेक करने के बाद गेट पे उनकी मुलाकात होती है, तो उनकी मुलाकात भी हो सकती है। अच्छा, मुलाकात भी आप लोग करा देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एक तो आगोश के कितने स्कूल्स पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, कितनी देर से काम कर रहे हैं, और उनमें कितने गर्ल्स के और कितने बॉयज़ के हैं? इस वक्त जो करंट हमारा स्टेटस है ना वो 14 ऑपरेशनल हैं। कुछ हमारे पाइपलाइंस में हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ हमारे प्लानिंग फेजेस में हैं। तो 14 जो हमारे ऑपरेशनल हैं, जिनमें से एक इस वक्त बच्चियों का है जो इस्लामाबाद में चल रहा है। बाकी जो 13 हैं वो बच्चों के हैं, और एक जो अब जो हमारे साथ पैरेलल बिल्डिंग बनी है शिवपुरा की, यहाँ पे बच्चियों का बनने जा रहा है। ओके जी। अच्छा, मरी में भी एक आपका जो है वो? जी, मरी का हमारा जो है ना वो कॉलेज है, आगोश कॉलेज मरी के नाम से चल रहा है वो। यहाँ पे हम 6 क्लास से ऑनवर्ड बच्चे जो ज़हीन बच्चे हैं उनका कायदा तालीमी टेस्ट होता है। जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो वहाँ पे चले जाते हैं। इस वक्त हमारे इस आगोश के 13 बच्चे जो है ना वो आगोश मरी में शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि लाहौर के अंदर आपका प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है? लाहौर के अंदर इंशाल्लाह 1 और 2 ईयर्स अभी, क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 से 2 साल में वो हो जाएगा। क्योंकि हमारे सारे प्रोजेक्ट जो है ना वो डोनेशन बेस होते हैं, तो ये फ़ंड की कमी बेशी जो है ना उनमें ताख़ीर और उनको जल्दी करने में। डोनर्स कौन है आप लोगों के? डोनर्स हमारे मकामी लोग हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले भी हमारा एक डिनर हुआ उस हवाले से, जिसको हम एनुअल कहते हैं या चैरिटी डिनर कहते हैं। उसमें हमारे मुख्तलिफ जो मकामी लोग हैं वो डोनेशन देते हैं। डोनेशन का भी सिलसिला इस तरह के, कोई कहता है जी मैं एक बच्चे की कफालत की ज़िम्मा लेता हूँ। अच्छा। उसमें एक मखसूस अमाउंट है जो एक बच्चे के माहाना अखराजात आते हैं वो कहते हैं जी हम एक बच्चे के लेते हैं। कोई कहता है कि हम आपको कोई अशिया की मद में दे देते हैं, मतलब कोई आटा दे रहा है, कोई घी दे रहा है, कोई हमारे बच्चों के कपड़े दे रहा है। वो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी हैं उसमें, और अफराद भी हैं जो खामोशी से ये सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने जिस तरह से बताया कि ये सारा जो है वो सिस्टम चल रहा है और आप इसको जो है वो सारा अंडरटेक कर रहे हैं। सबसे पहले सुबह सुबह बच्चे जो हैं वो किस वक्त उठते हैं, कहाँ से फिर उनका पूरा दिन जो है वो स्टार्ट होता है? सबसे पहले तो बच्चे सुबह की नमाज से आगाज़ होता है उनके दिन का। सुबह नमाज फजर के वक्त उठते हैं और नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद वही मस्जिद में उनका दरस कुरान है, तकरीबन वो 1.5 घंटे की उनकी दरस कुरान की क्लास है। उसके बाद वो आ जाते हैं यहाँ पे, अपना तैयारी करते हैं अपने स्कूल की। जब वो यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर लेते हैं फिर उनका ब्रेकफास्ट का टाइम है, नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद उनका फिर वो 8 बजे स्कूल चले जाते हैं। 8 बजे से लेके वो 2 बजे तक स्कूल में रहते हैं, 1:30 बजे तक वो स्कूल में रहते हैं। 1:30 बजे फिर जब छुट्टी होती है
आधा घंटा वो अपनी चेंजिंग में लगाते हैं, उसके बाद वो नमाज़ के लिए चले जाते हैं, नमाज ज़ोहर। नमाज ज़ोहर के बाद आते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ी रेस्ट है, उसके बाद फिर बच्चे जो है ना उनके ट्यूटर्स आ जाते हैं, ट्यूशन वो हासिल करते हैं। ये सिलसिला तकरीबन नमाज असर तक चलता है। नमाज असर के बाद नमाज असर पढ़ते हैं बच्चे मस्जिद में जाके, उसके बाद बच्चों का खेलने का टाइम है। खेल टाइम में बच्चे अपनी मर्ज़ी से, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है वो खेलता है, अगर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है वो खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलना चाहता है। सारी अपॉर्चुनिटी बच्चों की इंडोर्स आउटडोर, इवन लूडो खेलना चाहता बच्चों वो भी उनके लिए मौजूद है। तो हमारी कोशिश है कि ये जो टाइम है खेल का टाइम, वो पूरा का पूरा टाइम बच्चा खेल में ज़रूर सर्व करे, ताकि मतलब उनकी नशोनुमा के लिए बहुत उनकी नशोनुमा, उनकी फिजिकल नशोनुमा के लिए भी और उनकी मेंटल नशोनुमा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आप कहते हैं ना कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है, तो वो सेहतमंद जिस्म भी बहुत ज़रूरी है और वो स्पोर्ट्स और एक्टिविटी के बगैर मुमकिन नहीं है। मुख्तलिफ चीज़ों के साथ साथ जिस तरह से अगर हम आजकल के ज़माने के बारे में बात करें तो सोशल मीडिया का ये दौर है, और यहाँ पर अगर हम कंप्यूटर की बात ना करें तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती होगी। कंप्यूटर का कितना ज़्यादा आपने इनकी ज़िंदगियों में शामिल किया हुआ है? क्या इनको मुख्तलिफ कोर्सेज़ या इनको इंटरनेट के इस्तेमाल की इजाज़त है यहाँ पे? अभी थोड़े से बच्चे हमारे बाय एज छोटे हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो कंप्यूटर, हमारी बाकायदा कंप्यूटर लैब है, तो बाकायदा कंप्यूटर में जैसे उनके सिलेबस में भी मौजूद है और उसके अलावा सेपरेट भी हम उनके लिए एहतमाम किया हुआ है। जनरली अगर हम देखें तो हमारा जो मुस्तकबिल का एक प्लान है उसमें हम वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी प्लान किया हुआ है इसी ब्लॉक के अंदर। मतलब कि जो बच्चे, अब हर बच्चा तो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं हो सकता, नेचुरल है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उनकी जो लाइफ स्किल्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए भी हमने हर बच्चे को कुछ ना कुछ ऐसा हासिल करे कि वो ज़िंदगी में अपने रोज़मर्रा के मामलात को वो चला सके। तो हमारा जो मुस्तकबिल में है वो टेवटा की तरह का एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट का भी प्लान मौजूद है, तो वो हम ज़रूर करेंगे। अच्छा, शेख मोहम्मद अफजल के साथ बात हुई है हमारी, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से वो इतनी बड़ी उन्होंने मतलब एक एफ़र्ट की है, अपनी इतनी बड़ी ज़मीन जो है वो उन्होंने बच्चों के नाम पे कर दी है। उनके फैमिली मेम्बर्स उनको नहीं मिलने आते, वो खुद यहाँ पे रह रहे हैं? जी, बस इसमें कुछ चीज़ें उनकी ज़ाती हैं तो उसमें हम ज़्यादा डीपली तो नहीं जाएंगे, लेकिन बहरहाल उनकी बेटी का फ़ोन आता है, वीकली आता है। एक बेटी की तो उनकी डेथ हो गई हुई है, और जो उनके नवासे हैं वो इसमें नेवी में हैं, दोनों ऑफिसर्स हैं। तो वो एक दफ़ा 4 सालों में तो मैंने देखा एक दफ़ा उनसे मिलने आए हैं। तो बाकी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इन बच्चों के साथ मुंसलिक कर लिया है, तो इन्हीं के साथ मसरूफ़ रहते हैं। यहाँ आने से पहले वो ओल्ड हाउस में थे, तो वहाँ पे मेरी मालूमात के मुताबिक तकरीबन उनको हर माह हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। अच्छा। तो जब से हमारे पास आए हैं तो उस वक़्त के बस अब साल में कोई एक आध दफ़ा शायद उनको जाना पड़े, तो कोई उनका वो हेल्थ का बीमारी इशू क्या है। है? बीमारी कोई भी नहीं है उनको, बुढ़ापा है। वो खुद कहते हैं कि उनको कोई शुगर, कोई ब्लड प्रेशर, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ बुढ़ापा है। और वो भी जब कोविड की वजह से बच्चे घरों में गए हैं तो ये जो डायमेंशिया का एक होता है वो उसका ज़ोर उन पे हुआ और उनकी याददाश्त जो है ना वो काफ़ी कमज़ोर हो गई। जी, बहुत कमज़ोर हो गई है। अब बहुत सारी जो उनकी माजी की बातें ना वो भूल गए हैं और बहुत सारी बातें उनको याद नहीं आती। 17 एकड़ का एरिया इन्होंने आप लोगों को दिया हुआ है, जिसमें से 6 एकड़ के ऊपर आपने ये आगोश का ये वाली ब्रांच बनाई है, बाकी हिस्से में क्या करेंगे? जी, उसके बाद 3 एकड़ में तो हमने गर्ल्स सेक्शन को दे दिया। 3 एकड़ पे बच्चियों का स्कूल जो है ना आगोश बन गया है। बाकी जगहों पे भी हमारी प्लानिंग चल रही है, उसको फिल वक्त हम आगोश के लिए यूज़ कर रहे हैं, गंदम लगा रहे हैं, चावल लगा रहे हैं, वही हमारे यहाँ पे इन बच्चों के काम आ जाती है, मतलब फूड चेन के लिए हमारे काम आ जाती है। तो उस ज़मीन का फिल वक्त बकाया जो हम इस्तेमाल इस तरह कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा मुस्तकबिल में प्लान है कि हम एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाएंगे, तो हो सकता है हम उसी ज़मीन को उसके लिए पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि हमने इनके एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बात की है और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने ब्रीफ किया है कि किस तरह आगोश होम्स जो हैं वो बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। और मज़ीद एक ब्रेक के बाद जानेंगे, छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद बात करेंगे हम इनके बाकी स्टाफ के साथ और हो सका तो बच्चों के साथ भी। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं समिया सलमान जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं अलखिदमत की। इनसे जानते हैं कि इनके आने वाले न्यू प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं। समिया, क्या क्या प्रोजेक्ट्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी आमना कि आप लोग आए और आगोश का आप लोगों ने विज़िट किया यहाँ पर और इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया।
یہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت 17 سال سے کم عمر بچوں کی تعداد 5 کروڑ ہے، اور یتیم بچوں کی تعداد اگر ہم ان کی فگر دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً 42 لاکھ ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا جو یہ آغوش کا پروجیکٹ ہے ان یتیم بچوں کو 2 طریقے سے لے کر چل رہا ہے۔ ابھی آپ کے ساتھ نسیم صاحب نے بھی بات کی ہوگی کہ ہمارے کچھ بچے جو ہیں وہ آغوش کے انڈر سپرویژن، اور کچھ بچے ایسے ہیں جن کی کفالت ان کی ماؤں کے ساتھ ان کے گھروں میں کی جا رہی ہے۔ الخدمت جو ہے وہ ایک فرد اور ایک کمرے سے شروع ہونے والا ایک سفر ہے جو اس وقت ملک کے طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے، اور الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن وومن ونگ اس وقت 11 ایریاز میں اپنا کام کر رہی ہے۔ 7 ایریاز ہمارے سیم وہی ہیں جس میں ہمارے مرد بھائی کام کر رہے ہیں، اس میں خوراک ہے، تعلیم ہے، ان کی سماجی خدمات ہیں، پانی کا ہمارا جو ہے وہ شعبہ ہے، لیکن 4 ایسے شعبہ جات ہیں جس میں خاص طور پر خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے اہم شعبہ جو ہے وہ ہمارا آسان نکاح پروجیکٹ ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ بے سہارا یا یتیم بچیاں کہ جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ صرف جہیز نہ ہونے کی بنا پر اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، تو ہمارا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ان بچیوں کو جہیز باکس فراہم کرتا ہے اور اس فرض کو ادا کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ پھر ہمارا جو دوسرا پروجیکٹ ہے وہ کلاتھ بینک کے نام کیا ہوتا ہے جہیز باکس میں؟ کیا چیز ہے جہیز باکس کے اندر ہمارا ایک پورا باکس ہے جس میں ان کو کچن کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ دی جاتی ہیں، مثلا ڈنر سیٹ ہے اور جو بنیادی برتن ہیں کچن میں استعمال کے۔ پھر اس کے علاوہ دلہن کے کپڑے ہوتے ہیں، دولہا کے کپڑے ہوتے ہیں اس میں، اور بیڈ شیٹس ہیں، جائے نمازیں ہیں، ٹاول ہے، یعنی جو بیسک نیڈس ہیں نا ایک گھر کی، جس سے وہ اپنا گھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیش کی شکل میں بھی دیتے ہیں آپ؟ نہیں، کیش کی شکل میں نہیں ہوتا، یہ ہم چیزوں کی شکل میں ان کو جو ہے یہ باکس فراہم کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ دوسرا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ کلاتھ بینک کے نام سے ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہر موسم کے حساب سے ہم خواتین میں ان کو یہ لباس جو ہے نا وہ تقسیم کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کلاتھ بینک میں کہ جو جن بچیوں کی شادی ہو رہی ہے نا اور وہ شادی کا ڈریس نہیں خرید سکتی، کیونکہ ظاہر ہے شوق تو ایک فطری طور پر ہر لڑکی کی، یہ تو ہر لڑکی کے اندر ہمیشہ سے ہے کہ وہ جب اس میں جا رہی ہے روپ میں تو ایک اچھے روپ میں جائے، تو اس میں پھر ہم لوگ اپنے کلاتھ بینک کے ذریعے ان کو جو ڈریس ہے نا وہ 3 دن کے لیے دیتے ہیں۔ اچھا جی، وہ 3 دن اس کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ہمیں بورو کر لیا مطلب اور واپس کر دیا۔ ویری نائس۔ اس میں کوئی کرایہ ورایا نہیں ہوتا؟ جو دے سکتا ہے وہ دے اور جو نہیں دے سکتا وہ اسی طرح لیتا ہے، بس اس کا ID کارڈ جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ ہماری جو بھی ہمارا کام ہو رہا ہے وہ پورے طریقے کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی ہر چیز جو ہے وہ ڈاکومنٹری ان کی ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ آپ سے ڈریس جو ہے وہ اپنی شادی پہ کرائے پہ لینا چاہے یا اب کرایہ نہیں بھی دینا چاہے تو کیا طریقہ کار کیا ہوگا؟ بس وہ ہمارا فارم فل کرے گی، اپنی ID کارڈ کی کاپی لگائے گی اور ہماری جو ٹیم ہے وہ پورا ویریفائی کرتی ہے اس چیز کو کہ واقعی آیا۔ اور کس ایریا مطلب کس ایریا میں آپ کا آفس ہے جہاں پہ وہ رابطہ کر سکتے ہیں؟ منصورہ میں ہمارا ہیڈ آفس ہے، وہیں پر جو ہے وہ رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارا سماجی خدمات کا ایک شعبہ ہے، پھر ہمارا فیملی سپورٹ پروگرام ہے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ مستحق خواتین یا بے سہارا بچیاں جو اپنے خاندان کی کفالت کرنا چاہتی ہیں اور ان کے گھر میں کوئی مرد اس وقت کفیل موجود نہیں ہے، تو ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ مثلا آپ نے کسی کو کھانے کے لیے مچھلی دے دی تو سمجھے اس کا پیٹ بھر گیا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ آپ نے اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دیا تو آپ نے اس کو محنت کا عادی بنایا، اور یہ چیز ہمیں سنت میں بھی ملتی ہے کہ بہت سے ایسے موقع آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ مانگنے آئے اور آپ نے ان کو محنت کا عادی بنایا۔ تو ہمارے اس پروگرام کے اندر یہ ہے کہ ہم خواتین کو اور ان بچیوں کو آسان اقساط پر بلا سود قرض فراہم کرتے ہیں۔ ویری نائس۔ اس کتنا ہوتا ہے قرض اندازہ؟ ہمارا 10,000 سے لے کر 25,000 تک کی اماؤنٹ بھی ہوتا ہے، اور اس میں خواتین اپنی پسند کا شعبہ اپنی مرضی سے، چاہے وہ گھر کے اندر کوئی چپس کی مشین کھول لیں، چاہے وہ چوڑیوں کی دکان کھول لیں، کوئی چاہے تو چھوٹے سے پروجیکٹ پہ آپ اس کو وہ کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا، پھر اسی پروجیکٹ کے تحت ہمارے جو کمیونٹی سینٹرز اس وقت پورے پاکستان میں ہیں اور ان کی تعداد اس وقت 73 ہے، ان کمیونٹی سینٹرز کے اندر ان خواتین کو اور بچیوں کو مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں۔ سلائی کا کورس ہے، کوکنگ کا کورس ہے، وہ وہاں سے سیکھ کر جاتی ہیں اور چھوٹی سطح پر وہ اس بزنس کا آغاز کر لیتی ہیں۔ تو یہ ہمارا فیملی سپورٹ پروگرام اس وقت چل رہا ہے۔ 4 قسم کے آپ نے شعبہ جات جو ہیں وہ خواتین کے ساتھ جو ہے
वक्त चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी यानी जो ये सफ़र है ये तरक्की का बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। और सबसे अहम चीज़ हमारा इस चीज़ पर यकीन है, यानी जो हमारी ख़वातीन वर्कर्स हैं वो डेडिकेटेड हैं और पूरी मेहनत के साथ और इसको अपना फ़र्ज़ समझते हुए कर रही हैं। महदूद वसाइल के साथ कोई भी बड़ा काम किया जा सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वसाइल के होने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। और उसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि जिस वक़्त मदीना में मस्जिद नबवी की तामीर शुरू हुई थी, तो तामीर शुरू करते वक्त उनके पास जो वसाइल थे वो शायद चंद मिट्टी का एक ढेर और खजूर की चटाइयों से उन्होंने जो है वो ऊपर छत बनाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मस्जिद नबवी पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। तो हम लोगों ने भी ये सफ़र ऐसे ही महदूद वसाइल के साथ शुरू किया और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में हमारा काम जो है वो चल रहा है। बहुत खूबसूरत आपने बात की है कि अगर हम एक शख्स को जो है वो मछली जो है वो खाने के लिए दे दें तो उसका एक वक्त पेट भरेगा, लेकिन अगर हम उसको मछली पकड़ने का तरीका बता दें तो मेरा ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि आपने उसको साहिब रोज़गार कर दिया, या आपने उसको वो भीख मांगने का जो तरीका था या वो जो उसकी इज़्ज़त नफ्स जिस पे मजरू हो सकती थी उस तरीके से हटा दिया। तो नाज़रीन बड़ा अच्छा इन्होंने जवाब दिया है और अल-खिदमत जो है वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है, जिससे हमारे मुल्क के लोगों की गुर्बत के हालात में बहुत अच्छी तरह से मदद होती है। बच्चों से बात करते हैं और जो हमारे आज के सबसे अच्छे वाले चमकते सितारे हैं। नाज़रीन, चमकते सितारों के साथ मैं मौजूद हूँ। इतने सारे बच्चे मेरे पास हैं माशाल्लाह से, इतने क्यूट से हैं और मास्क लगा के ये और भी क्यूट लग रहे हैं। इनके साथ बात करते हैं कि यहाँ पर इनकी मसरूफियात क्या रहती हैं। हाँ जी, क्या करते हैं आप? सुबह 4:30 बजे उठते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ के स्कूल की तैयारी करते हैं, फिर यूनिफॉर्म डाल के खाना खाते हैं, फिर स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से वापस आके नमाज़ पढ़ के फिर खाना खाते हैं, फिर सोने का टाइम हो जाता है दोपहर के वक्त। फिर असर की नमाज़ उठ के असर की नमाज़ अदा करके खेलते हैं मगरिब तक। मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर क्लास लगती है कुरान क्लास, तो फिर इशा तक कुरान क्लास रहती है, फिर इशा के बाद खाना खाते हैं, खाने के बाद सो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे रहना अच्छा लगता है? यस दोस्त हैं आप? यस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? एसएसजी कमांडो। ओह माय गॉड, मुझे तो नहीं पकड़ोगे? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ, मैंने सुना है कि आप नात बहुत अच्छी पढ़ते हो, मुझे ज़रा सुनाएंगे? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। साथ हमारे कौन छोटे से नन्हे सितारे मौजूद हैं। क्या नाम है भाई आपका? गजनफर, इतना प्यारा नाम है। अच्छा गजनफर, क्या बनना चाहते हो? फौजी। बड़े होकर क्या बनोगे? फौजी। यहाँ पे और भी बहुत सारे नन्हे सितारे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। अब्दुर्रहमान नाम है मेरा। अब्दुर्रहमान नाम। अच्छा अब्दुर्रहमान, बड़े होकर क्या बनोगे? मैं डॉक्टर बनूंगा। वाह, इसका मतलब है कि तुम ठीक ठाक जो है वो इंसानियत की खिदमत करने वाले हो हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आपके अंदर क्या खूबी है, क्या हमें सुनाएंगे आज? मैं नाच सुनाऊंगा। फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद खुदी को पुकारेंगे हम दूरी से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। चले माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। अच्छा भाई, आप क्या बनना चाहते हैं? फौजी। फौजी। फौजी बन के क्या करोगे? खिदमत करो। पाकिस्तान की खिदमत करोगे? अच्छा जरा पाकिस्तान के लिए एक नारा तो लगा दो जल्दी से। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो नाज़रीन, आपने देखा हमारे ये शाइनिंग स्टार्स और हमारे ये चमकते सितारे, ये बच्चे जो हैं ये हमारे
آنے والے وقت کے لیے قوم کا اثاثہ بھی ہیں, قوم کے معمار بھی ہیں. ان کو اتنے اچھے طریقے سے تربیت دی جا رہی ہے جس میں قرآن بھی ہے, تعلیم بھی ہے, ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ گیمز بھی کروائی جاتی ہیں, ساتھ ہی ساتھ کمپیوٹرز جو ہیں ان کی بھی تعلیم ان کو دی جاتی ہے. یہ دا پنجاب اسکول سسٹم کی جو فرنچائز ہے, آغوش فرنچائز, وہاں پر یہ پڑھتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ملک کے ایک کامیاب معمار بنیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. چمکتے ستارے کی اس ایپیسوڈ کے ساتھ اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.